स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर और एन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक सीरीज लेके आया हूं यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो CBT 1 NTPC 2020-21 में हुआ था उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ये हमारे सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर 2020 का जो शिफ्ट नंबर 2 हुआ था उसके क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट सीरीज है। इसमें आप लोगों को ये आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन रेलवे पूछते हैं और आपका जो तैयारी है वो किस ओर होना चाहिए। तो बिना किसी विलंब के आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि कंप्यूटर की जो फिजिकल मेमोरी है उसमें जो जमा हुआ परिणाम है उसको हम लोग निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। यानी कि आप उससे कुछ ले रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट प्रक्रिया। क्या कहते हैं? आउटपुट प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। मोपला विद्रोह किन वर्षों के मध्य हुआ था। मोपला विद्रोह, अच्छा मोपला विद्रोह पहले ये बताओ किससे रिलेटेड है। तो ये केरल राज्य से रिलेटेड है। केरल में कहाँ से? तो दक्षिण मलाबार। कहाँ से? दक्षिण मलाबार। और ये मोपला विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? सैयद अली और सैयद फजल। कौन कर रहा था? सैयद अली और सैयद फजल। तो इसमें पूछ रहा है किन वर्षों के मध्य हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुम्हारा 1921 से 1922। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1921 से 1922। अगला है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। वेरी इजी क्वेश्चन। साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? वो 1954 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और कितने भाषाओं में दिया जाता है ये पुरस्कार? तो 24 भारतीय भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान रहेगा आपको। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला देखो, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस साहब को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? इसको भी बताना पड़ेगा क्या? 13 अप्रैल 1919। कौन थे उस समय हमारे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? चैम्सफोर्ड थे। कौन से? चैम्सफोर्ड थे। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। ध्यान रहेगा। अगला है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश पर यहाँ पे होता है, डैश पर नजर रखता है। किस पे नजर रखता है? वायु प्रदूषण। वेरी इजी क्वेश्चन। लाइकन किस पे नजर रखता है? वायु प्रदूषण पे नजर रखता है। ये वायु प्रदूषण का एक तरह से इंडिकेटर है। क्या ये? इंडिकेटर है। यानी कि ये क्या है? इसको हम लोग बायो इंडिकेटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायो इंडिकेटर भी कहते हैं इसको। एयर पोल्यूशन को ये इंडिकेट करता है। येन कहाँ की मुद्रा है? कितना आसान क्वेश्चन पूछा था इस शिफ्ट में। बच्चे लोग तो एकदम 40 में 40 करके आओगे। येन जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? हिमाचल प्रदेश नहीं, असम भी नहीं, मध्य प्रदेश भी नहीं, आंध्र प्रदेश में क्या है? विधान परिषद है। बात करते हैं विधान परिषद की, तो हमारे भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। पहला देख लो, इसको याद कैसे रखते हैं हम लोग। बिहार से सटा हुआ यूपी 2 राज्य हो गया। आंध्रा से सटा हुआ तेलंगाना 4 राज्य हो गया। और महाराष्ट्र से सटा हुआ कर्नाटका। कोई ट्रिक विक नहीं, बस ऐसे बिहार, यूपी, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, खत्म। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो अगर नेट पूछ रहा है ना तो ग्रॉस में से मूल्य ह्रास घटा तो नेट आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा NNP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, ये पूरा स्क्रीन पहले मैं सुन लिया हूँ थोड़ा सा। हाँ, मैडम कामा द्वारा स्टटगार्ड, जर्मनी के स्टटगार्ड में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी करके लाया गया था? तो इसके बारे में थोड़ा जान लो कि मैडम कामा जो स्टटगार्ड में तिरंगा फहराई थी वो उस समय कौन ले गया था?
तस्करी करके, तो इसका नाम है, क्या नाम है, इंदुलाल याग्निक जी थे। ये कौन थे? ये इंदुलाल याग्निक जी थे। और मैडम जो भिकाजी कामा थी, ये पहली महिला थी जो विदेशी धरती पे पहली बार भारतीय तिरंगा को फहराई थी। कब फहराई थी ये? तो 1907 में फहराई थी। ध्यान रहेगा ये चीज़, ठीक है। अगर वीर सावरकर जी की बात करें तो इन्होंने 1904 में अभिनव भारत नाम की संस्था की शुरुआत की थी। क्या नाम था उसका? अभिनव भारत। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या होता है? यानी कि फुल फॉर्म पूछा। देखो हर सेट में ये कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन उठा रहा है, कंप्यूटर को आप ऐसे नहीं जाने दे सकते हो। इसका नाम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंटरफेस यूनिट, सॉरी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या हो जाएगा? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग्य नहीं है? यानी कि कौन प्राइमरी मेमोरी, कहने का मतलब ये है, देखो सहायक मेमोरी कौन सा है? जिसकी फ्लॉपी हो गया, CD-ROM हो गया, ये फिर चुंबकीय टेप, ये सब के सब क्या है? सहायक मेमोरी है। क्या है? ये सब सहायक मेमोरी है। लेकिन जो P-ROM है ना, इसका फुल फॉर्म ये P-ROM, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये प्राइमरी रोम, ये क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये एक सहायक मेमोरी नहीं, ये एक प्राइमरी मेमोरी है। अगला देखो, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसकी एक पहल है? यानी कि कौन से संघ ने इस पहल की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोपियन संघ। क्या हो जाएगा? यूरोपियन संघ। ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंज अलायंस किसकी है? तो यूरोपीय संघ की है। अगला क्वेश्चन देखो, पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? एक सेकंड, क्या हम सही जा रहे हैं? मैं गोइंग टू राइट। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं इसमें? नहीं, सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, क्या क्वेश्चन? पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका नाम है तुम्हारा एप्पल। क्या नाम है? एप्पल। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एप्पल। ये जो एप्पल है इसका फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये हम लोग फ्रेंच गुयाना शुरू थे। कहाँ शुरू थे? फ्रेंच गुयाना से। और ये कब छोड़ा गया था? तो 19 जून 1981 को। याद रखना, 1981 को। बात करें रोहिणी की, तो ये भारत की पहली इंडिजीनियस सैटेलाइट है। मंगलयान 5 2013 में मंगलयान छोड़े थे। और आर्यभट्ट आर्यभट्ट जो है भारत का पहला सैटेलाइट है, जिसको हम लोगों ने 1975 में लॉन्च किया था। क्लियर? और अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? जीव मंडल। वेरी इजी, जीव मंडल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? संगीत से टैगोर तो नहीं, ऑस्कर फिल्म से हो जाएगा, कान फिल्म से, ग्रेमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेमी जो है वो संगीत से संबंधित है। और ग्रेमी पुरस्कार कौन देता है? तो ये यूएस का एक संगठन है, वो इसे देती है, नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस। नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, सूर्य की चमकती सतह को हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। और इसकी जो तापमान होती है वो होती है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और सूर्य के बाहरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी सतह को हम लोग कोरोना कहते हैं, जिसको हिंदी में किरीट बोलो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, जहाँ पे दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का निर्माण करता है। 49वीं समानांतर रेखा के बीच की सीमा है, किसके बीच की सीमा है ये पता करना है ना। तो 49वीं समानांतर रेखा जो है ये आपको है यूएसए और कनाडा के बीच की रेखा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएसए और कनाडा। भारत और पाकिस्तान के बीच की बात करें तो रेड क्लिफ लाइन
रेड क्लिफ लाइन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अगर बात करें तो इसके बीच में है 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा। संयुक्त राज्य अमेरिका में 49वीं समांतर रेखा। और फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, कौन सा है, सिगफ्राइड है। कौन है, सिगफ्राइड है, सिगफ्राइड रेखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ये जालियांवाला बाग से इस सेट में दूसरा क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। उस समय जो हमारे वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो शिव कुमार शर्मा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक संतूर वादक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर बात करें सज्जाद हुसैन की, तो सज्जाद हुसैन हमारे म्यूजिक कंपोजर हैं। क्या है ये? म्यूजिक कंपोजर हैं। निखिल बनर्जी, ये सितार, इनका सितार से संबंध है। और उस्ताद बिंदा खान, ये सारंगी से इनका संबंध है। किस संबंध है? सारंगी से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? वेरी इजी क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन की बात करें तो ये एक्सरे संबंधित है। एक्सरे की खोज की थी न्यूटन, न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, केल्विन पता है किसका है? उर्वरक, उर्वरक में क्रांति का संबंध किस रंग से है? क्या ये उर्वरक है? तो क्या हो जाएगा बताओ? ग्रे, धूसर। क्या हो जाएगा? धूसर, ग्रे। वेरी इजी क्वेश्चन, उर्वरक में क्रांति ग्रे, ग्रे। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर किससे रिलेटेड है? ग्रे क्रांति से। क्लियर? देखो कितना इजी शिफ्ट था ये, बताओ। इसमें तो 85-90 आसानी से आ जाएगा। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा था? तो आपको पता है प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। उस समय ईस्ट इंडिया की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। और इधर से कौन थे? सिराज उद्दौला जी थे। कौन थे? सिराज उद्दौला था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिराज उद्दौला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? तो बार्क का स्थापना पहले देख लो, ये हुआ था 1954 में। कहाँ हुआ था? ट्रॉम्बे। कहाँ हुआ था? ट्रॉम्बे, जो कहाँ पे है? बॉम्बे में है। कहाँ पे? बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार्क का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो पहले बात करते सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है, ये जान लो। जिसमें केवल परिणाम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। सदिश जिसमें परिणाम भी हो, परिमाण भी हो और क्या हो? दिशा भी हो। अब पूछ रहा है सदिश बल में क्या होता है? दिशा होता है, संवेग में दिशा होता है, वेग में दिशा होता है। ये तीनों नहीं हो गए, तीनों क्या सदिश राशि है। द्रव्यमान, इसमें बस परिमाण होता है, परिणाम होता है, परिमाण होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे, द्रव्यमान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस नियम के अनुसार स्थिर, क्या है पूरा क्वेश्चन देख लें। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है? किसके? ताप पर गैस का आयतन दाब के यानी कि प्रेशर के। तो ये कह रहा है कि प्रेशर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम जो भी बोलो इसको। तो ये होता है तुम्हारा बॉयल का नियम। क्या होता है? बॉयल का नियम होता है। किसका नियम होता है? बॉयल का नियम होता है। अगर वही पूछ ले कि प्रेशर यानी कि दाब व्युत्क्रमानुपाती है ना, समानुपाती होता है किसके? अगर टेम्परेचर के, तापमान के, तो ये हो जाएगा गे-लुसाक का नियम। और अगर तुमसे पूछ ले कि जो आयतन है वो समानुपाती होगा तापमान के, तो ये हो जाएगा चार्ल्स का नियम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि गैस का जो आयतन है वो व्युत्क्रमानुपाती है दाब का, ये होगा बॉयल का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बॉयल का नियम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, मार दो न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, देखो ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ लोग को। मैं दिया था 13 जनवरी 2021 में, मेरा NTPC का शिफ्ट नंबर 2 था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने अस्थायी सदस्य होते हैं और कितना साल का इनका टेन्यूर होता है, हमसे पूछा गया था। और मैं पिछले 2 क्लास से आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ, दोनों में UNSC से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था पे भी आपको ध्यान रखना है, वो भी चाहे जो भी हो, UN हो, UNO हो, WHO, सबको ध्यान रखना है।
तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय का, वो न्यूयॉर्क हो जाएगा। जरा बात करते हैं यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इतना तो पता है। अभी हाल फिलहाल में कितने देश हैं? 193 देश इसमें शामिल है। थोड़ा सा यूएनएससी की बात कर लें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। इसमें 5 क्या है परमानेंट मेंबर हैं और 10 क्या है नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इनका क्या होता है, 2 साल का टेन्योर होता है। और क्या होता है, ये चुने जाते हैं, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से। कहने का मतलब हर साल 5 मेंबर इसमें से रिटायर करते हैं। अगर परमानेंट की बात करें, जो 5 परमानेंट है उसमें कौन कौन है, याद रखना, यूएसए, रसिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब राष्ट्रमंडल खेल आपको पता है कि ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा जो गेम होता है वो राष्ट्रमंडल गेम ही होता है। तो सबसे अधिक बार इसको 5 बार जो है कौन किया है, ऑस्ट्रेलिया। कौन किया है इसको, ऑस्ट्रेलिया किया था। आपको पता होगा कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में ये कॉमनवेल्थ गेम हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया में है, और 2022 में कहाँ हुआ था, ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। बात करें पहली बार कब हुई थी, ये तो 1930 में हुई थी। कहाँ हुई थी ये, हैमिल्टन जो कहाँ पे है, कनाडा में है। कहाँ पे, कनाडा में है। और भारत 1934 जो दूसरी बार राष्ट्रमंडल था उसमें भारत भाग लिया था। अभी इसमें कितने मेंबर है राष्ट्रमंडल में, तो 54 मेंबर। टोटल कितने मेंबर है, तो 54 मेंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन, किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? वेरी इजी क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके अनुशंसा पे, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। किस भाग में है, तो भाग 4 के ए में है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 ए है। और जान लो अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं, हाल फिलहाल में 11 हैं। कहाँ से लिया गया है, तो USSR से लिया गया है, USSR से लिया गया है, इतना ध्यान रखना। अगला देखो, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड भी आता है, हृदय भी आता है, धमनियाँ भी आती है, बड़ी आंत नहीं होता है। बड़ी आंत, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बड़ी आंत किसका भाग है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पाचन तंत्र का ये भाग है बड़ी आंत। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? वेरी इजी क्वेश्चन। B.R. अम्बेडकर नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं, BN राव नहीं, M.N. रॉय 1934 में पहली बार संविधान सभा का विचार दिया था। अगर हम बात कर ले थोड़ा सा भीमराव अम्बेडकर की, तो ये कौन थे, ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। BN रॉय कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, सेब में संबंधित रोग को किस रूप से जाना जाता है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो सेब में होता है? कौन सा ऐसा रोग है, बताओ बताओ बताओ। रेड रस्ट रोग, ये किस में होता है, ये तो चाय के पत्ते में होता है, ठीक है। टिक्का रोग की बात करें तो ये मूंगफली में होता है। किस में होता है, ये मूंगफली में होता है, ध्यान रखना। ग्रीन ईयर रोग की बात करें तो ये बाजरा में होता है। बच गया तुम्हारा फायर ब्लाइट, तो ये सेब से संबंधित रोग है, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? शरावती कहाँ है, कर्नाटक में है। कोयना महाराष्ट्र में है। टिहरी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, टिहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही उत्तर होगा टिहरी। उत्तराखंड में कौन है, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखो, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, कौन भूल सकता है इसको, दादा भाई नेरोजी। ध्यान रखना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, कुछ ऐसा करके बुक है, ये भी याद रखना। और जो पहली बार राष्ट्रीय गणना किया था वो किन्होंने की थी, दादा भाई नेरोजी ने किए थे। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबज अवस्थित है, कहाँ है बताइएगा? कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ है? बीजापुर में है। कहाँ है? बीजापुर में। किसने बनवाया था इसको? मोहम्मद आदिल शाह ने। मोहम्मद आदिल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। और हमारा ये आज का शायद लास्ट है, सेकंड लास्ट होगा, कुछ ऐसा ही होगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया था?
ऑप्शन नंबर बी 1969 में चालू किया गया था। कहाँ चालू किया गया था? तारापुर थाने जिला कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1969 में चालू किया गया था। तो ये था हमारा क्लास। मैंने 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 सारा क्वेश्चन देखा। इसमें से अगर 40 में बात करें, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट रहेगा तो 36 से 37 क्वेश्चन एक बार में बना के आएगा। आप लोगों का जो तैयारी होना चाहिए इसी पैटर्न पर होना चाहिए, बिना मतलब का भटका मत कीजिएगा आप लोग। बस आप लोग देखिए कि हर टॉपिक से, हर क्षेत्र से क्वेश्चन लिया गया है, तो सब कुछ को बराबर बराबर मात्रा में पढ़िएगा। बेसिक चीज़ों पे अधिक ध्यान केंद्रित कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में फिर से एक नया 29 तारीख जो भी अगला एग्जाम होगा उसका सिर्फ लेके। तब तक के लिए जय हिंद।